हाय स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एसबीआई क्लर्क की जो एप्लीकेशंस निकली है उसका पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलिंग एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो देखिए, आपका ये जो एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आई है, ये आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया था 6 अगस्त 2025 से और आप जो है 26 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें, इस बार आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हैं, इस साल आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हैं, उन सभी में नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़िया रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, सो चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो फॉर्म फिलिंग आपकी 6 अगस्त से शुरू हो गई है और 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है 20, 21, 27 एंड 28 ऑफ सितंबर। एंड आपका जो मेंस है वो नवंबर में होगा 15 और 16 तारीख को। एक्सपेक्टेड उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि एप्लीकेशंस पे भी बहुत डिपेंड करता है। कई बार एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती है तो उनको एक डेट ऐड ऑन भी करनी पड़ती है। एप्लीकेशंस कम है तो इनमें से कोई एक डेट आपकी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेस जो है वो जब आप अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जितनी आएंगी उसके बेसिस पे वो चेंजेस आपके डेट के हो जाते हैं। ओके, बट आप एक आइडिया रखिए कि हाँ, आपका 20 से 28 सितंबर में आपका प्रीलिम्स है और 15-16 नवंबर को आपका मेंस है, और उस चीज को टारगेट रखते हुए आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। ओके, तो चलिए अब देखो, फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या रेडी रखना है वो देख लीजिए। देखो, एक तो आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसमें क्या होना चाहिए वो मैं आपको भी बता रही हूँ। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है जो आपको एक पेज पे लिखना है और उसको स्कैन करना है। तो जब आप उसको स्कैन करोगे, उसका साइज जो है वो 50 केबी से लेकर 100 केबी तक होना चाहिए। इसी के बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उसको जब आप स्कैन करेंगे तो उसका साइज 20 टू 50 केबी होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है वो अगर आप स्कैन करेंगे तो उसका साइज 20 टू 50 केबी के बीच में होना चाहिए। एंड सिग्नेचर जब आप स्कैन करेंगे उसका साइज जो है वो 10 टू 20 केबी के बीच में होना चाहिए। अच्छा, जो आप सिग्नेचर करेंगे वो ब्लैक इंक में आपको करने हैं, ब्लैक पेन से करने हैं और कैपिटल लेटर्स में करने हैं। ओके, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो आपका ब्लू या ब्लैक इंक का होना चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो आपकी ब्लैक इंक में होनी चाहिए। ओके, और ये एक बार देख लीजिए कि आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है। हाँ जी, प्लीज देख लीजिए। ओके, राइट। सो आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपने लिखना है आई, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइन। आपने एक पेज पे ये सब कुछ लिखना है ब्लैक इंक से और इसको स्कैन कर लेना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो आपने अपना ब्लू या ब्लैक इंक किसी से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो आपने स्कैन करना है। और सिग्नेचर जो है वो आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, आपके रनिंग हैंड में होने चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे तो कोई भी साइन कर देगा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो इंक ब्लैक हो सिग्नेचर की, बट वो आपके कैपिटल लेटर्स में ना हो। ओके, आपके रनिंग हैंड में हो, जिस तरह से आप नॉर्मली साइन करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं, साइज मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इवेंट्स जो है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। 6 से 26 तक आपकी फॉर्म फिलिंग है, ठीक है। और जो आप एडिटिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन में चेंजेस कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट जो है वो भी आपकी 26 ही है। और एप्लीकेशन प्रिंट करने की लास्ट डेट है आपकी 10 सितंबर। और ऑनलाइन फी जो है आपने पे करनी है वो सेम, मतलब जो डेट्स आपकी फॉर्म फिलिंग की है सेम डेट्स ही रहेंगी आपकी ऑनलाइन फी पेमेंट की। ओके, तो अब हम बात करेंगे
हाँ जी बच्चे, अब हम बात करेंगे कि आपका जो फॉर्म आपने फिल करना है उसमें हर डिटेल में क्या फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं ना आज की इस वीडियो में नीचे कमेंट्स में एक लिंक दूंगी। ठीक है, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है जिससे कि आप डायरेक्ट उस विंडो पे चले जाएंगे जहां पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आप जब वहां पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहां पे दो चीजें आपको मिलेंगी, एक क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और एक आपको मिलेगा क्लिक हेयर फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो वो बच्चे जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, उन्होंने कोई एडिटिंग करनी है या भी फॉर्म फिलिंग, उन्होंने कंप्लीट फॉर्म नहीं भरा, फीस नहीं पे करी, तो आप कई बार जैसे बीच में छोड़ देते हो फॉर्म, तो बाद में आपको कुछ उसको कंप्लीट करना है तो आप फिर क्लिक करेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पे। पर अगर आपने अभी पूरा फॉर्म फिल करना शुरू ही करना है तो आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो चलिए आपके पास ना ये सारी चीजें आएंगी यहाँ पे। ओके, तो अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले तो देखो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है, बेसिक इन्फो, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स एंड पेमेंट, ये आपका पूरा प्रोसेस है। और आपको जहां जहां ये स्टार मार्क किया होगा ना, इसका मतलब होता है कि ये मैंडेटरी है। ये आपको, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है मैंडेटरी फील्ड, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो जैसे कि आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट नेम यहाँ लिख दिया तन्वी। ओके, कंफर्म करना है, फिर से आप अपना नाम लिखेंगे सेम जो आपने फर्स्ट नेम लिखा है। मिडल नेम जो आपका है, अगर नहीं है, कई बच्चे लिखते ही नहीं है, सिंगल नेम लिखते हैं, तो ठीक है आप मिडल नेम स्किप कर सकते हैं। ठीक है तो लिखो। लास्ट नेम लिखने की आदत है तो लिखो, नहीं लिखते तो रहने दो, मतलब कि मैंडेटरी है आपका फर्स्ट नेम। बाकी चीजें मैं ये नहीं कह रही ऑप्शनल है। देखिए एक चीज का यहाँ पे स्टेप में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप लोग जब फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वहां पे आप नाम ही गलत लिख देते हैं। नाम गलत कैसे लिखते हैं, देखिए आप लोग जैसे कि आधार कार्ड में मान लीजिए मेरा नाम लिखा हुआ है तन्वी चुग, मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिखूं ही ना तो पेपर में मेरी गड़बड़ होनी है, क्योंकि वहां पे आपका जो नेम है वो टैली होना चाहिए। आपके जो फोटोग्राफ प्रूफ आप दे रहे हैं या जो भी आप अपनी आईडी वहां सबमिट कर रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, जो भी आप सबमिट कर रहे हैं, तो उस पे जो नाम लिखा हुआ है और आप जो फॉर्म फिलिंग में नाम लिखेंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना, लड़कों के केस में एक बहुत प्रॉब्लम होती है, अरोड़ा कुमार, कईयों को लिखने की आदत होती है, सिर्फ कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट में अरोड़ा लिखा हुआ है, किसी में कुमार लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना भाई, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी गलतियों की वजह से आपके हाथ से ये मौका नहीं जाना चाहिए। तो नाम जब लिख रहे हो बहुत ध्यान से लिखना। अब जो भी आईडी प्रूफ वहां सबमिट करोगे, पेपर देने जाओगे तब भी देना है, लेटर ऑन सिलेक्शन के टाइम भी देना है, जो भी आप आईडी प्रूफ सबमिट करोगे उस पे जो नाम लिखा है और उस पे जो आपके नाम के स्पेलिंग्स है वो आपके सेम होने चाहिए जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था बेसिक इन्फो में। पहले तो आपने अपना नाम लिखा, उसके बाद ये देखो स्टार मार्क्ड है, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे अपना लिखना है 10 डिजिट का। ठीक है, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका इंडिया का कोड ऑलरेडी है +91। जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे आपको नोट करना है, तभी इन्होंने बोला कंफर्म मोबाइल नंबर। अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है या ऑल्टरनेट नंबर आप देना चाहते हैं, ऑल्दो ये कंपलसरी नहीं है फिल करना, पर अगर आपका कोई ऑल्टरनेट नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ईमेल आईडी। तो बच्चे यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लिखोगे। ठीक है, जैसे कि अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा ABC4, बस जैसे आपकी ईमेल आईडी है abc4@gmail.com, तो आप यहाँ पे सिर्फ abc4 लिखोगे, @ नहीं लिखोगे, क्योंकि @ के बाद वाला जो भी डोमेन नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है, मतलब सिलेक्ट करना है। बेसिकली आप ये क्लिक करोगे ना इस पे तो नीचे आ जाएगा gmail.com है कि yahoo.com है, जो भी आपका डोमेन नेम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और @ से पीछे जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे इस बॉक्स में लिखोगे, और फिर जो आपने इन दोनों बॉक्सेस में लिखा है वो मर्ज होके यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी कोड कुछ भी लिखा होगा यहाँ पे,
तो ये जो भी आपको लिखा हुआ है आपने उसको यहाँ पे नोट करना है, जैसे कि मैंने GNM65 लिख लिया। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे जज ही नहीं कर पाते कि उनसे गलती क्या हो रही है। यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं देते कि आपका कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। तो ये स्मॉल में लिखना है GNM। तो जब आप लिखोगे तो देख लेना कि हमें स्मॉल में लिखना है, कहीं कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है। तो जब आप इसको लिखोगे और फिर आप क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट पे, तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है वो दोनों आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे भी मैसेज आ जाएगा, क्योंकि इस स्टेप तक आपने अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया है और आपने अपनी ईमेल आईडी भी फिल कर दी है। तो एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है वो जनरेट हो जाएगा और वो आपका ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोविजनल इसलिए है क्योंकि आपने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है। जब आप पेमेंट करोगे तो फिर आपका आएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हैज बीन कंप्लीटेड, और फिर वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके साथ वो प्रोविजनल नहीं बोलेगा, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब क्या है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फिर आपका ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, तब तक ये प्रोविजनल है, ठीक है। और इसका एक और पर्पस है। अब इसके बाद मान लो आपको किसी भी वजह से आप अगर आगे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आप अगले स्टेप पे आ जाओगे। आपका अगला स्टेप क्या है, देखिए, बेसिक इन्फो के बाद फोटो एंड सिग्नेचर, तो वो खुद ब खुद खुल जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि अभी नहीं, बाद में करते हैं, या आपको लगता है अरे मैंने तो साइन और फोटो स्कैन ही नहीं करे हैं, है ना, तो आप यहाँ पे बंद कर दो, क्योंकि अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो गया है। अब आपको वो जो मैं कह रही थी ना कि हाँ जी, आपको जो मैं कह रही थी ना कि आप लोग जो है एक काम करेंगे कि क्लिक हेयर फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वाला जो था उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका आगे का, जैसे कि आपका अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो गया है, तो अब फर्दर अगर आपको फॉर्म फिल करना है आगे के स्टेप्स के लिए तो आप क्लिक हेयर फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो अब आगे आपकी मर्जी है, फॉर्म कंप्लीट करके ही उठना है तो एक ही बारी में उठना। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखेगा, ओके। तो ये आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको ये गाइडलाइंस दी हुई हैं। वैसे तो आपने पहले अच्छे से पूरी नोटिफिकेशन पढ़ी होगी और मैंने भी आपको हाईलाइट सारी बता दी हैं। तो ये गाइडलाइंस को फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लेना। देखो, हर स्टेप में जितनी बार वेरीफाई करो बढ़िया है, ताकि गलती ना हो जाए बस। तो अब यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, आपकी जो फोटोग्राफ है वो स्कैन आपकी होनी चाहिए रिक्वायर्ड साइज में, जो मैंने अभी बताया था। और उसकी बैकग्राउंड देखो, आपकी फोटो जो है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है, उसकी बैकग्राउंड वाइट हो। और देखो, शक्ल जो है पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ओके। पुरानी फोटो आपकी ये नहीं हो, ये ध्यान रखना। रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप जो आईडी सबमिट कर रहे हैं, आईडी में जो फोटो है उससे मैच करे। अब लड़कों के केस में बहुत कॉमन है, दाढ़ी रख लेते हैं फिर क्लीन शेव हो जाते हैं, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी शक्ल आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। सो कोशिश करिए आपकी आईडी में जिस तरह की लुक है सेम लुक आपको रखनी है। स्पेक्स पहनी है तो पहन के खिंचवाओ, नहीं पहनी तो स्पेक्स उतरवा के खिंचवाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो बहुत ध्यान से चूज करनी है, ओके। तो आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो आपका फोल्डर खुल जाएगा जिसमें आपने फोटो सेव कर रखी है, स्कैन फोटोग्राफ। तो वो आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी जो आपने अपनी फाइल में से सिलेक्ट करी है, ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है हमारा ये यहाँ पे आएगा कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा। तो यहाँ पे आपकी जो फोटो आपने सिलेक्ट, मतलब कि यहाँ पे आप अपना लैपटॉप का जो वेब कैम है वो ऑन कर सकते हैं। देखो, दो फोटोज आएंगी, आप ही की शक्ल की दो फोटोज आएंगी। एक तो जो आप अपलोड करोगे और दूसरी जो आप ऑन द स्पॉट कैप्चर करोगे। और वो कैप्चर कैसे करनी है, या तो आप अपना वेब कैम जो है वो ऑन कर लेना और वहां पे कैप्चर कर लेना फोटो, एक तो ये प्रोसेस है। बट कई बार बच्चे जो है वेब कैम होता नहीं है लैपटॉप में, या फिर वो ऑपरेशनल नहीं है, खोलना नहीं आ रहा है, तो उससे ईजी प्रोसेस है। ये नहीं कर पा रहे अगर आप लोग, तो फिर आप यहाँ पे नीचे एक ये देखो ब्लर हुआ है, क्लिक हेयर टू स्कैन। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू स्कैन पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके मोबाइल में, आप मोबाइल से ये स्कैन जो आपका
लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपका ये जो ओपन हो जाएगा, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको शो होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको शो होगा उसके नीचे आपको बोलेगा कि फोटो क्लिक कर लीजिए, तो आप वहां पे अपने मोबाइल से भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो बस आपको ये जो QR कोड है इसको स्कैन करना है, तो आपके मोबाइल में सब कुछ आ जाएगा कि यहाँ आप अपना फोटो जो है वो क्लिक कर सकते हैं, और जो फोटो आप अपने मोबाइल में क्लिक करेंगे वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो ये 2 फोटोज आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप चेकलिस्ट में टिक कर दोगे कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड ऑल्सो अग्री टू अबव मेंशन्ड नोट। नेक्स्ट आपने साइन अपलोड करने हैं। साइन जो है वो आपको जो रिक्वायर्ड आपका साइज है उसमें होना चाहिए, ठीक है, चूज कर लेना। सिग्नेचर आपके कैपिटल में ना हो या ब्लॉक लेटर्स में ना हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, शुरू में शायद मैं गलती से बोल गई थी कैपिटल हो, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। आपने ये जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे, ये आपके ऐसे साइन नहीं होने चाहिए। प्रॉपर रनिंग में, रनिंग कर्सिव राइटिंग में आप जैसे भी करते हो नॉर्मली साइन, उस तरीके से आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। फिर आपने यहाँ चेकलिस्ट पे क्लिक करना है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर, ओके। तो आपने चेकलिस्ट पे क्लिक करना है और फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पे आपका आएगा सेव एंड नेक्स्ट, उस पे आप क्लिक कर दोगे। पीछे जाना चाहते हो तो आप बैक पे क्लिक कर देना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद बेसिक डिटेल्स, थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। अब देखो हमारा जो पहला स्टेप था बेसिक इन्फो हो चुका है, फोटो एंड सिग्नेचर हो चुका है, ठीक है। अब हम भरेंगे डिटेल्स। तो अब ये सबसे बड़ा स्टेप है, इसमें बहुत चीजें आपको भरनी है। देखो सबसे पहले तो है ये सर्कल, आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो आपके जितने भी सर्कल है, आपने नोटिफिकेशन देखी है, वैकेंसीज देखी है ना, सबकी लोकल लैंग्वेज जो भी उन्होंने मांगी है वो भी देखी है ना। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सर्कल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे, ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लिया। सपोज मैंने यहाँ पे सर्कल में चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सर्कल प्रेफरेंस 1 और सर्कल प्रेफरेंस 2 आपने बतानी है, ठीक है, ओके। आपकी सर्कल प्रेफरेंस 1 क्या है, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपकी सर्कल प्रेफरेंस 2 क्या है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट यूटी यू वांट टू अप्लाई फॉर। देखो जब आपने वैकेंसीज देखी होगी ना, आपकी नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में ही वैकेंसीज में नीचे सर्कल दिया हुआ है, जैसे गांधीनगर, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, वो तो आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट यूटी दी हुई है, जैसे चंडीगढ़ में कौन कौन सा आ रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब। तो सर्कल बड़ा होता है, स्टेट यूटी सर्कल के अंडर होती है। तो सर्कल की कौन सी स्टेट यूटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज का बताना है आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक आपका होगा अगर आपके पास 10th या 12th की मार्कशीट नहीं है वहां की लोकल लैंग्वेज की, और आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है वो भी जानने के लिए बिल्कुल आपकी नोटिफिकेशन की ना स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, फिर स्टेट यूटी दी हुई है और फिर लैंग्वेज दी हुई है। तो आपको सबकी वहां पे लैंग्वेज बताई हुई है, तो आपने वहां पे देख लेना है कि जो लैंग्वेजेस है उसमें ना बीच में स्लैश है, जैसे कि मान लो उर्दू / हिंदी है, तो इसका ये मतलब नहीं है दोनों आनी चाहिए, इनमें से कोई एक आती है तो मतलब आपका जो है लोकल लैंग्वेज का आपको आता है, ठीक है। जो आपको स्लैश कर करके खूब सारी लैंग्वेजेस दी है वो सारी नहीं आनी चाहिए, उनमें से कोई एक आती है तो बढ़िया है, तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास जैसे उर्दू हिंदी है मान लो आपके केस में, तो आपके पास मान लो हिंदी आपने 10वीं में करी है, उर्दू नहीं करी है, तो मैं फिर भी इसको यस लिखूंगी क्योंकि इनमें से कोई एक तो है ना आपके पास, दोनों होना जरूरी नहीं है। और अगर नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना आपकी जो भी है, जर्नल पे यहाँ पे ये सर्कल में आपको क्लिक करना होता है सिलेक्ट करने के लिए, EWS, OBC, SC के ST, ओके। सबकास्ट आपका जो भी होगा, अगर मान लो यहाँ पे आपकी जर्नल कैटेगरी नहीं है तो फिर आपको सबकास्ट बतानी होगी। आई कंफर्म दैट आई एम इन पोजेशन विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट इशूड, ठीक है। तो अगर आपने EWS को सिलेक्ट की है तो फिर आपको यहाँ पे इस चेकलिस्ट पे भी टिक करना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ मैं सबमिट करूंगा सर्टिफिकेट। आर यू ट्रेन्ड अप्रेंटिस ऑफ SBI,
ये देख लेना आपका यस है कि नो है। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है टाइम पीरियड, अब अगर आपका इसका मान लीजिए यस है तो आपको ये भी फिल करना पड़ेगा। ओके, और ये वाला भी। और अगर आपका आंसर नो है तो आपको ये तीनों फिल करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपका जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव है तो यस, नहीं है तो नो। और अगर आप यस कर रहे हैं तो आगे ये तीनों कॉलम आपको फिर फिल करने हैं। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो ये तीनों डार्क हो जाएंगे, आपको इनको फिल करने की जरूरत नहीं है। सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, अगर आपका यस था तो आपको ये भी फिल करना पड़ेगा। फिर आपको ये सारी चीजें बतानी है। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड? यस है तो यस पे क्लिक करो, नो है तो नो पे क्लिक करो। ठीक है। इफ यस, अगर हाँ है इसका जवाब, क्या आपको कंपेंसेटरी टाइम चाहिए? बता देना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या आपका जो राइटिंग हैंड है जिससे आप लिखते हैं उस पे असर पड़ा हुआ है? तो आपके केस के हिसाब से यस और नो पे सिलेक्ट कर लेना। इफ यस, डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम? डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विस ऑफ अ स्क्राइब? आई एक्सेप्ट द गाइडलाइन फॉर स्क्राइब। देखो, अगर आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दिया तो आपको ये सब कुछ फिल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये यस के केस में आपको फिल करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ध्यान से फिल करेंगे आप अपना फॉर्म। अगला उसने बोला कि आर यू अ पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन। ठीक है, ये भी डिसेबिलिटी के केस में आपका ये फॉर्म आएगा। ठीक है, तो अगर यस करोगे तो आपको ये भी फिल करना पड़ेगा, ये भी फिल करना पड़ेगा, ये भी फिल करना पड़ेगा, ये भी फिल करना पड़ेगा। और अगर आप नो करोगे तो फिर ये चारों आपके जो है ये डार्क हो जाएंगे, आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि नो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर सोचते हैं हम यहाँ क्या लिखे, यस के नो। बच्चे आप देखोगे तो आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे कुछ भी। अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया ना तो ये दोनों ये डार्क हो जाते हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये चारों चीजें तब आती है अगर आपने यस लिखा है। उसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख सारा कुछ आ जाएगा, तो आप सिलेक्ट कर लेना आपका जो भी रिलीजन है। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, आपके केस के हिसाब से यस और नो सिलेक्ट कर लेना। नेशनैलिटी इंडियन या जो भी है, नेपाल या जो भी आपकी है, आप सिलेक्ट कर लेना। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, divorced women judicially separated from their husband and who are not remarried, अपने केस के हिसाब से यस या नो सिलेक्ट कर लेना। एक्स सर्विसमैन हो तो यस, नहीं हो तो नो। डिसेबल्ड एक्स, अब देखो अगर आपने यहाँ नो सिलेक्ट कर लिया फिर तो आपको ये फिल ही नहीं करना, ये भी नहीं फिल करना। ठीक है, ओके। उसके बाद उसने आपको बोला आर यू अ डिसेबल्ड, पीरियड ऑफ सर्विस, एक्स सर्विसमैन हो तो कितना आपका पीरियड रहा है सर्विस का। फिर उसने बोला कि क्या आपने गवर्नमेंट जॉब जो है वो ज्वाइन करी थी ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट्स गिवन एज एन एक्स सर्विसमैन, बता देना। आर यू अ डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो मतलब ये आगे का सारा जो है आपको तब फिल करना है जब आपका ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, यस होगा। ठीक है, नो होगा तो ये सब आपका जो है ये लॉक हो जाएंगे, कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लेरिकल कैडर, क्या आप ऑलरेडी, कई बार बच्चे, कई होते हैं बच्चे जो पहले भी भर चुके हैं पर उनको मान लीजिए उन्होंने उस टाइम पे कोई स्टेट ऐसी फिल करी थी, अब उनको नई स्टेट, कोई और स्टेट ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये भी तो आपका एसबीआई क्लर्क का ही फॉर्म है ना। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लेरिकल कैडर, तो कई बार बच्चे भर देते हैं किसी भी रीजन की वजह से, मान लो उनको किसी और स्टेट के लिए अप्लाई करना है ना, या जो भी उनके रीजंस होंगे, तो आपका जो भी केस है येस और नो कर देना। हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक, कई बार बच्चे पहले रिजाइन कर देते हैं फिर पछताते हैं, फिर से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो वाला केस है तो बता देना येस है कि नो है। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूज और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसीज, आपका जो भी केस है बता देना। एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, मतलब ये मेनली क्रिमिनल साइड चली गई हैं चीजें, तो आपका जो भी केस है बता देना। अच्छा, अब ये जो सिलेक्ट करना है, देखो ये जो स्टेट यूटी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, अलग अलग पूरा पढ़ लेना, ये
ये जो स्टेट यूटी आपको सिलेक्ट करनी है, ये कौन सी है? जहां पे आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग करेगा। ये वो स्टेट यूटी नहीं है जहां के लिए आप जहां पोस्टिंग चाहते हो, ये वो है जहां पे आप चाहते हो, आप अपना पेपर देने जाना चाहते हो, ठीक है? तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो आप सिलेक्ट करोगे उसका जो कोड है वो खुद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, ओके, ये आपको बताना है। सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये आपको सिलेक्ट करना है। और फिर वो जो है उसका स्टेट यूटी टू विच द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, ठीक है, ये सेकंड प्रेफरेंस आपने फिर फिल करनी है। ओके बच्चे, पहले तो आप स्टेट यूटी बताओगे, फिर आप बताओगे कौन सा सेंटर में पेपर देना चाहते हो। ये आपकी प्रेफरेंस 1, ये आपकी प्रेफरेंस 2, और फिर आपका जो है स्टेट यूटी जहां पे आप अपना मेन एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहते हो, तो ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और फिर उसके बाद स्टेट कोड आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन। उसकी भी दो प्रेफरेंसेस है, मतलब आपकी दो प्रेफरेंसेस जो है वो प्रीलिम्स की है और दो प्रेफरेंसेस जो है आपकी वो मेंस की है। ओके, उसके बाद उसने आपको क्या बोला है नेक्स्ट, कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, कि आपको बताना है कि आप कौन सी आईडी लेकर आएंगे जब आप एग्जामिनेशन देने आएंगे। आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। ओके, आपको कंफर्म करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको टिक करना है कि आप जो आईडी लाएंगे उस पे जो नेम होगा और जो एप्लीकेशन में आप नाम लिख रहे हैं वो मैच करेगा, ठीक है? तो ये कंफर्म करना है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, सरनेम गलत नहीं होना चाहिए। सरनेम अगर लिखते हो आईडी में तो यहाँ भी लिखो, आईडी में नहीं लिखा तो यहाँ मत लिखो, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा आईडी प्रूफ लेकर आओगे और यहाँ उसका नंबर, जैसे यहाँ आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आधार नंबर बताना है। काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रिलिमिनरी and main examination, how you would like the paper to be presented to you। आप किस भाषा में चाहते हैं आपके सामने पेपर आए, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, जो भी आप चाहते हैं, जो भी दो लैंग्वेजेस आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? अब बात आती है पर्सनल डिटेल्स की। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको ये देखो, ये ऐसे जो होते हैं यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते, ये ऐसे इस पे क्लिक करोगे तो 1 2 3 4 इस तरह से आएगा, तो आपको सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है और ईयर सिलेक्ट करना है। और जब आप सिलेक्ट करोगे तो एज कंप्लीटेड एज ऑन 1/4/2025 यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है। उसके बाद अगर आपका ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो येस पे क्लिक करो, नहीं है तो नो पे क्लिक करो। और अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आपका ये सब कुछ लॉक हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों आपके जो हैं ये लॉक हो जाएंगे। ओके, और अब यहाँ पे अगर येस है तो आपको बताना है वो मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, उसका नाम क्या है। फिर आपको बताना है अपना मैरिटल स्टेटस। तो ये देखो, ये स्टार वाले जो है ये बहुत जरूरी है भरने। अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडोवर हो, डाइवोर्स्ड हो, जुडिशियली सेपरेटेड हो, जो भी आपका केस है सिलेक्ट कर लेना। आधार कार्ड का नंबर बताओ। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन आपको बताना है, येस के नो, ठीक है? येस ही कर देते हैं बच्चे वैसे तो। फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम। मदर का फर्स्ट नेम, मदर का मिडिल नेम और मदर का लास्ट नेम। देखो आप अगेन वही बात आ रही है, आधार कार्ड में आपने अपने फादर का नाम जो भी लिखा हुआ है वो भी कोशिश करना सेम लिखो। देखो कोई रीजन नहीं होता है डिफरेंट नेम लिखने का, कोई फायदा क्या हो रहा है हमें, बल्कि नुकसान ही होता है। तो एक थोड़ा सा कष्ट कर ही लेना। आप जो भी आईडी प्रूफ, मोस्टली बच्चे आधार कार्ड ही लेकर जाते हैं, तो आप जो भी आईडी प्रूफ उठाकर लेकर जाएंगे तो उस आईडी प्रूफ पे जो नाम है वो चेक कर लेना, स्पेलिंग चेक कर लेना, और वही आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना। अच्छा, स्पाउस, अगर आपकी आईडी में स्पाउस का नाम लिखा हुआ है तो वो भी नाम सेम होना चाहिए, स्पाउस का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस बताना है फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है? अच्छा, ये स्पाउस वाला फिल करने की जरूरत नहीं अगर आप अनमैरिड, ऑब्वियसली, तभी देखो यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आपका जो भी एड्रेस है, उन्होंने 3 बॉक्सेस दिए हैं क्योंकि एड्रेस कई बार बड़ा होता है, तो आप जो है अपना एड्रेस लिख देना, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, सेक्टर या नगर या ब्लॉक जो भी है आपका। डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखना है, स्टेट यहाँ आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप अपना पिन कोड फिल करेंगे। पिन कोड बहुत ध्यान से फिल करना।
अब ये तो हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है, जहां पे आपकी जो है, वैसे तो मोस्टली आजकल मेल पे ही आता है सब कुछ, पर कुछ चीजें आपको जो बाय पोस्ट उनको भेजनी है, तो वो फिर इस वाले एड्रेस पे आएगी, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस, अब जैसे कई बच्चे हैं वो पीजी रहते हैं, है ना, परमानेंट एड्रेस होता है जहां पे उनका होम टाउन है, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहां पे वो जो है लेटर्स वगैरह रिसीव करना चाहते हैं, तो कईयों का अलग होता है, तो फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं कि जो चेंज ही नहीं होगा, जो परमानेंट है, ठीक है। पर अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे, तो यही वाला एड्रेस जो है वो नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्क मैं बता देती हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहां पे आपको क्या करना है, जहां पर आपको अपना जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स है या जो बाय पोस्ट चीजें आ रही है वो रिसीव करनी है, और परमानेंट एड्रेस है जो फिल हो जाएगा कि आपका ये परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस, स्टेट सिलेक्ट कर दी, पिन कोड, और ये आपका, ये आपने फिल कर दिया। चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ही चूज करते हो वैसे मोस्टली। उसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस शो होगी, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद अब आपको बेसिक हो गया, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या लैंग्वेजेस आपको फिल करनी है। ग्रेजुएशन, अपीयरिंग हो कि पास हो गए हो, क्योंकि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एज ऑन 31 दिसंबर है, तो कई बच्चों का शायद अभी रिजल्ट ना आया हो, या कई बच्चों का भी शायद पेपर होना होगा, तो आपको बताना है कि आप पास कर चुके हो कि अपीयर कर रहे हो, ठीक है। डिग्री का नाम बताना है, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से की है, और अगर आप अपीयरिंग हो तो आप ये फिल करोगे नहीं, और अगर आपने पास कर दिया है तो फिर आपको वो डेट भी बतानी है, परसेंटेज भी बताना है, और क्लास भी बतानी है। इसी तरीके से अगर आपकी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो फिल करो, नहीं है तो इसको छोड़ो। पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो भरो, नहीं की तो छोड़ो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कोई, जैसे सीए होता है, सीएस होता है, ये होती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, की है तो भरो, नहीं है तो छोड़ो। और कुछ एक्स्ट्रा है तो फिल की है आपने अगर क्वालिफिकेशन, तो उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपको बताना है, आपने पहले यहाँ पे बताना है कि प्रेजेंटली वर्किंग हो कि नहीं हो, येस और नो पे सिलेक्ट कर लेना, तो अकॉर्डिंगली आपके बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका कहाँ पे, किस कंपनी में काम करते हो, किस पोस्ट पे लगे हुए हो, इस स्टेट को ज्वाइन किया था, और अगर अब वहां पे काम नहीं कर रहे तो इस स्टेट को नौकरी छोड़ दी थी, किस तरह का काम करते थे, छोड़ी थी तो क्यों छोड़ी थी, और कितना टोटल एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये एड मोर पे अगर आप क्लिक करोगे, मान लो आपने एक नहीं 2-3 जगह काम किया है, तो एड मोर पे क्लिक करके फिर से ये सारे कॉलम फिर से आ जाएंगे, तो जो कोई और कंपनी है उसकी डिटेल्स फिल कर देना। फिर एड मोर पे क्लिक करोगे तो ये सारा फिर से ये बॉक्स जो है, ये कॉलम सारे रिपीट हो जाएंगे, तो तीसरी कंपनी की डिटेल्स फिल कर देना, और करते करते लास्ट में आपका ये टोटल एक्सपीरियंस आएगा। मान लो आपने 3 कंपनीज में काम किए, एक कंपनी में 3 महीने, दूसरी कंपनी में आपने 6 मंथ्स, और तीसरी कंपनी में आपने 3 मंथ्स, एग्जाम्पल, तो यहाँ टोटल एक्सपीरियंस आपका आ जाएगा यहाँ पे 12 मंथ्स का, ठीक है जी। तो अदर डिटेल्स, और अगर आपका यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस अगर है ही नहीं है तो फिर तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करोगे। अदर डिटेल्स में देखिए, वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, देखिए प्री एग्जाम पेट बोलते हैं इसको, ये उन बच्चों के लिए जो SC ST OBC EXS DISXS DXS या PWBD के हैं, मतलब कि जर्नल कैटेगरी को नहीं मिलती है ये ट्रेनिंग। प्री एग्जाम ट्रेनिंग में थोड़ा सा आपको पेपर का मतलब पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए होती है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो यस, नहीं लेना चाहते तो नो, और अगर लेना चाहते हो तो फिर आपको ये सब भी फिल करना पड़ेगा। अच्छा, लोकल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट, ये रैंडम लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपने, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, आपने जो भी स्टेट फिल करी है उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है वो लिखो, और आप बताओगे कि वो लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो कि लिख सकते हो कि बोल सकते हो, सब कुछ बताओगे, ठीक है। अब ये बैक पे क्लिक करोगे तो पीछे चले जाओगे, ओके, राइट। अगर आप बैक पे क्लिक करोगे तो पीछे चले जाओगे। वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो उससे क्या होता है कि अगर आपने कोई कॉलम छोड़ दिया या ढंग से भरा नहीं है तो वो हाईलाइट हो जाएगा कि इसको भर दो, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अभी तक आपने जो फिल किया वो सारा का सारा सेव हो जाएगा, और आप सभी जो है नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे।
और यहाँ पे फिर आती है आपकी एक डिक्लेरेशन। ओके, यहाँ पे आपकी एक डिक्लेरेशन आएगी कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट्स जो आपने जो भी सबमिट करी है वो सही है, ठीक है। अग्री पे क्लिक करना, पूरा पढ़ लेना पहले। आई कंफर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। बच्चे बार बार आ रहे हैं नाम के बारे में, ये गलती नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर वो मैच नहीं कर रहा, इफ देयर इज अ चेंज इन माई नेम, आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये मैं आपको बता देती हूँ ये क्या सिनेरियो है। ये मोस्टली लड़कियों का सिनेरियो है, मोस्टली मतलब जो एक कॉमन एग्जांपल मैं दूंगी वो ये है कि जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है और वो सरनेम चेंज कर लेती हैं, और अभी रिसेंटली मैरिज हुई है, तो एप्लीकेशन में वो आफ्टर मैरिज वाला अपना सरनेम लिख रही हैं, बट डॉक्यूमेंट्स में बिफोर मैरिज वाला सरनेम ही चल रहा है। तो आपको वहां पे फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर जाना है कि क्यों आपका सरनेम डिफरेंट है फ्रॉम आधार कार्ड, ठीक है। तो अब जैसे मैरिज के केस में है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना होगा या एफिडेविट बनवा के ले जाओ, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरीके से। तो आपका अगर नेम सेम नहीं है तो आपको ये भी लेके जाना पड़ेगा। मतलब अगर नेम सेम नहीं है तो कॉल लेटर तो लेकर जा ही रहे हो, आधार कार्ड भी लेकर जा रहे हो आप। कॉल लेटर पे आपकी एप्लीकेशन ही लिखी होती है वैसे तो, और फिर एक आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एक्स्ट्रा वो भी लेके जाना पड़ेगा टू प्रूव कि नाम डिफरेंट क्यों है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आपके साइन शो हो रहे होंगे और फिर आप कह दोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे। तो उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट यहाँ पे अब आपको ना एक बार पूरा आपका जो फॉर्म है वो दिख जाएगा आपको, जो कुछ आपने फिल किया वो सब कुछ कंपाइल होके दिख जाएगा, ठीक है। तो वो आपका फिर जो है ये प्रीव्यू डिटेल्स भरने के बाद ये फोर्थ स्टेप आपका प्रीव्यू का है, जहां पे आपको सब कुछ दिख रहा है। तो वो आपने फिर जब कंफर्म कर दिया कि हाँ सब सही है, तो फिर आप अगले स्टेप पे आ जाएंगे जिसमें कि आपको अपना एक तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ अपलोड करनी है, और यहाँ पर आप लिखोगे अपना सिक्योरिटी कोड। ये देखो ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये मैं लिख ही देती हूँ KMX602, ओके। और ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में ये नीचे देख लेना फाइल एक्सटेंशंस कौन सी चलेगी, JPG या JPEG। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में भी तो कई बार बच्चे कहते हैं हो नहीं रहा और ध्यान नहीं देते कि ये नीचे ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, फाइल एक्सटेंशन लिखा हुआ है। ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी फीस आ जाएगी, इतना अमाउंट है। ये जो सिक्योरिटी कोड है वो आपने यहाँ पे फिल करना है, और ये लास्ट स्टेप है पेमेंट का, यहाँ पे अब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, और सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। और फिर आपको एक और नया मैसेज और ईमेल आईडी आएगी, ईमेल आईडी पे एक मेल आएगी कि फॉर्म फिलिंग हैज बीन कंप्लीटेड, ओके, your form has been registered, your form has form application form filling has been completed, किसी भी लैंग्वेज में आपको वो लिखेंगे। और उसके बाद आपको वो बोलेंगे ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका पासवर्ड है, और इस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारा प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप जाइए फॉर्म भरिए। ध्यान किस चीज़ का रखना है, पहले तो फोटो जो है उसके पीछे बैकग्राउंड आपकी वाइट कलर की हो, स्कैन्ड फोटो जो होगी। दूसरी बात, नाम का ध्यान रखना, और अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है आपके डिफरेंट नेम का, और आपको एप्लीकेशन में नया या डिफरेंट नेम लिखना है, तो आपको वहां पे जब पेपर देने जा रहे हो, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और फर्दर जब जब जा रहे हो, आपको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि क्यों नाम डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, ओके। और हर कॉलम बहुत ध्यान से आपने फिल करना है। स्टेट्स काफी जगह आपको फिल करनी है, तो वो रैंडम मत देखना। स्टेट एक तो आपकी है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कौन सी स्टेट में देना है, मेंस एग्जाम कौन सी स्टेट में देना है, उसकी दो प्रेफरेंस है। फिर आप कहाँ की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो स्टेट का ध्यान रखना कि वो स्टेट किस पर्पज से आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलिंग। आई होप अब आपको ये सारी क्लैरिटी हो गई होगी। अब आप आराम से अपना फॉर्म भरिए, ठीक है, और ध्यान से सारा कॉलम जो है वो अच्छे से फिल कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।